एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और ऑब्जेक्टिव का यह पार्ट 2 होगा, अर्थात कहे तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का यह ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 होगा। यदि पहला वीडियो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसको क्लिक करके आप उसे अवश्य देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा सेशन में चलते हैं। देखिए, पहला सेशन में हम लोग पढ़ लिए थे, 15वां क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। 15वां क्वेश्चन में शायद आपको याद होगा, देखे होंगे तो, कि किस दर्पण से हमेशा पढ़ा है। 16 प्रश्न आ गया, 15वां प्रश्न में आए थे। 15वां प्रश्न में था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब किस पदार्थ का लेंस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ ऑप्शन था डी। 15वां प्रश्न यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। आज का शुरुआती प्रश्न होगा। इस प्रश्न में देखिए, प्रश्न कर रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब दर्पण को बताना है आपको कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण की बात कहा गया है, किस दर्पण से, अर्थात कहें तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तब दर्पण के बारे में देखा जाए तो दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण दो होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल और दूसरा होते हैं अवतल। उत्तल दर्पण की विशेषता देखा जाए तो देखिए, उत्तल दर्पण यह हो गया, अंदर के भाग में कलय किया गया होता है और परावर्तक सतह उठा होता है। इसमें देखिए, यह पी ध्रुव, फोकस 1, यह वक्रता केंद्र सी। इसमें अगर प्रतिबिंब की बात कहा जाए कि वस्तु से छोटा प्राप्त है, तो यही एक दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। यानी हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। अगर ये देखा जाए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों प्रतिबिंब बनता है। देखिए क्लियर, छोटा रूप में देखें तो हम लोग देखें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में देखा जाए, अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब बनता है, देखिए वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है, बराबर तीनों आकृति के फोटो बनता है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन, देख लीजिए, उत्तल दर्पण। किसमें है, किस दर्पण का, समतल में दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में नहीं होगा, इनसे कोई नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन होगा डी। क्लियर है। और प्रतिबिंब के बारे में देखा जाए तो प्रतिबिंब का आकार खाली देखा जाए, प्रकृति नहीं बताया है इसमें। प्रकृति का प्रश्न आएगा तो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, बड़ा प्रतिबिंब के बारे में प्रश्न आ गया यहाँ से। तो हमने देखा उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बना था, हमेशा छोटा, बड़ा नहीं कहेंगे, हमेशा छोटा, ओनली स्मॉलर, हमेशा छोटा। और अवतल में देखा जाए तो अवतल में छोटा भी बना, बड़ा भी बना। देखिए अवतल में बना छोटा, बड़ा और बराबर, तीनों आकार से बना, तो पड़ा है। अब ऑप्शन देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल नहीं, अवतल दर्पण आपका सही जगह। उत्तल तो नहीं, उत्तल में हमेशा क्या बनता है, छोटा ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, दर्पण को बढ़िया से पढ़ेगा। कभी कभी दर्पण हो, लेंस हो, कंफ्यूजन में आते हैं, दर्पण है कि लेंस है। प्रश्न देखिए, प्रश्न करा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। एकदम आसान प्रश्न आ गया, छोटा प्रश्न। इसको खैर देखिए कौन सा इसमें आपका आंसर होगा, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम कि 4 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन हो या तो प्रकाश का अपवर्तन हो,
प्रकाश के परिवर्तन में भी और अपवर्तन भी, दोनों के दो दो नियम होते हैं, याद रखिएगा, दो नियम होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, इतना इजी प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए इसके लिए हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये अपवर्तन के लिए हमारा हो गया, ऊपर देखिए एक माध्यम हो गया हमारा, किसमें कह रहा है, प्रकाश की किरण हवा से, किसमें, कांच में, तो ऊपर करते हैं हवा, नीचे करते हैं कांच, ऊपर हवा हो गया, नीचे कांच, करा है हवा से। देखिए हमने अभिलंब बनाते हैं, ये हमारा है अभिलंब, अभिलंब, ये प्रकाश से किरण रहेंगे हवा से। देखिए तो हवा और कांच में कौन सघन है कौन विरल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह माध्यम विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन या डेंस या हार्ड माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है तो वह कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम। देखिए हवा है विरल माध्यम, क्यों, क्योंकि हवा में प्रकाश का चाल कांच की तुलना में अधिक होता है, ये हो गया विरल माध्यम, और कांच हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश के अपवर्तन, देखिए इस शर्त है, इसमें शर्त कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है, या उल्टा है, प्रकाश की किरण पहले विरल से देख रहे हैं, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से कहेंगे सघन में प्रवेश करता है, सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, किसकी ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। याद रखिएगा, विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये विरल था, सघन था, प्रवेश कर रहा तो क्या हुआ, अभिलंब की ओर जाना चाहिए था इस रास्ता से, लेकिन यह विलंब है, इधर की ओर मुड़ जाएगा। यदि यही उल्टा होता, विरल से सघन नहीं रहता, सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल रहता तो क्या होता, तो सघन से विरल होता तो अभिलंब से दूर भाग जाता, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर जाता, अभिलंब से दूर बन जाता, यह सघन से और विरल होता तो अभिलंब से दूर। यह प्रश्न कर रहा है हवा से कांच, मतलब हवा विरल है और कांच क्या है, सघन है, तो विरल से सघन, विरल से सघन, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इधर करते हैं विरल, ये हो गया सघन, विरल सघन करेंगे तो किधर मुड़ता, अभिलंब की ओर। देखिए अभिलंब से दूर भागेगा नहीं, अभिलंब के निकट होगा नहीं, अभिलंब के समांतर नहीं, देखिए अभिलंब के निकट, इसमें निकट कहेंगे नजदीक आया था, ऑप्शन होगा बी, क्योंकि अभिलंब की ओर ऑप्शन में नहीं है तो अभिलंब के निकट आ गया, अभिलंब के समांतर नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन होगा बी, अभिलंब के निकट, यह अभिलंब इसके नजदीक आ गया, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न आते हैं। 20वां प्रश्न क्या करा, प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक किसका बना होता है, कोई भी कैमरा देखिएगा फोटोग्राफी करने वाले कैमरे का, तो उसके अंदर एक लेंस होता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस ये होता है जो अभिदृश्यक का काम करता है, अभिदृश्यक, आपका ऑप्शन होगा ये उत्तल लेंस। क्लियर है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर कहने का मतलब लुकिंग ग्लास, या ड्राइवर गाड़ी चलाता है चालक तो उसका सामने एक ऐनक होता है जो पीछे की वस्तुओं या पीछे से आ रही गाड़ी या पीछे कोई भी चीज देखता है, तो किस दर्पण का होता है, तो देखिए ये दर्पण का होगा, ये उत्तल दर्पण, किसका होगा, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका वीडियो पार्ट 1 में भी हमने चर्चा किया था, क्यों उत्तल दर्पण का होता है इसे, क्योंकि उत्तल दर्पण में होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा दूर तक होता है, फिर इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है और काल्पनिक से दिखाता है, काल्पनिक तथा सीधा दिखाई देता है, सीधा, यही कारण से। अगर इसके अवतल दर्पण दे दिया जाए ना ड्राइवर के सामने, तो अवतल दर्पण में तीनों बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, और वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, और उल्टा भी बनता है। कभी कभी तो परेशानी में यार ड्राइवर चक्कर करके वो पीछे वाला गाड़ी के उल्टा कैसे हो गया, चक्का ऊपर गाड़ी शीशा नीचे कैसे हो गया, इसलिए अवतल दर्पण नहीं होता है, कौन होता है, उत्तल दर्पण। दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
ये प्रश्न हट जाइए। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है जी? चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दिया गया, अवतल दर्पण की 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, F बराबर R/2। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। इसी संबंध को हम सिद्ध भी कर किए हैं, जो आप लॉन्ग वीडियो में देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें मिलेगा आपको। नहीं देखें तो आप उसको बस प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है, F बराबर R/2। इसमें फोकस दूरी दिया गया है, यानी F का मान दिया गया है, अर्थात F बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसमें वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का मान पूछा है, तो लिख सकते हैं ऐसे F का मान 10 बराबर R/2। ठीक है, नीचे क्वेश्चन 13 में 1 से गुणा करें तो R बराबर में 10 दूनी 20। आपका ऑप्शन कौन होगा? 20 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है? बी में है 20 सेंटीमीटर। या आर का मान फिर निकालना हो तो देखिए फॉर्मूला आर बराबर 2f। आर का मान निकालना हो, आर बराबर 2f, यानी त्रिज्या वाला निकालना हो तो 2 से फोकस में गुणा कर दीजिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर है? आर का मान निकालना होता क्या होगा? 2f, 10 दूनी 20। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब, देखिए फिगर में देखिए स्पष्ट होगा। देखिए ये हमारा है अभिलंब, और ये इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण, और ये जो पार करके जाएगा ना, इधर जाए या तो इधर जाए, यदि यह विरल माध्यम होगा, विरल आई होगा सघन, तो इधर की ओर मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। तब यही प्रश्न हम एक विरल सघन से स्पष्ट कर लेते हैं। कर है कि अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, ये निर्गत किरण निकलने वाले किरण, ये हो गया अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो ये कोण को बनता है निर्गत कोण कहेंगे, या इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? अपवर्तन कोण। ये वाला कोण कहता है आपतन कोण, आपतन कोण। आई बराबर कहता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, कौन सा कोण होगा? सिर्फ आपतन कोण नहीं, ऊपर वाला होता है। परावर्तन कोण नहीं, परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन में होता है, और यह प्रकाश के अपवर्तन का चित्र है, इसमें होगा नहीं। निर्गत कोण, हाँ अपवर्तन कोण कहेंगे इसको, या तो इसको निर्गत कोण भी कहेंगे। यही बोल रहे थे निर्गत कोण, निर्गत कोण। अपवर्तन कोण कहिए या तो निर्गत कोण कहिए, दोनों एक ही है, क्योंकि अपवर्तन के बाद कोण बना है, निर्गत के बाद कोण बना है। आपका ऑप्शन होगा सी। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न होगा आपका। 24वां प्रश्न क्या कराए? देखिए कराए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, साधारण माइक्रोस्कोप कह सकते हैं इसको। सरल सूक्ष्मदर्शी या साधारण माइक्रोस्कोप। साधारण माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा ये उत्तल लेंस का। सही, हाँ उत्तल लेंस का होगा। देखिए साधारण माइक्रोस्कोप का खोज के बारे में देखा जाए तो साधारण माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले जब कोशिका का खोज हो रहा था, कोशिका का खोज, तो उस समय रॉबर्ट हुक ने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ये रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले साधारण माइक्रोस्कोप का खोज किए और कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, और वही कोशिका में इन्होंने लेंस फिट किया था, कई लेंस फिट किए, और वो सभी लेंस उत्तल लेंस होते हैं। क्योंकि रॉबर्ट हुक के पिताजी थे एक आंख में यानी शीशा बनाने वाला काम करते थे, अर्थात लेंस न चश्मा बनाने वाला काम करते थे, और चश्मा बनाने वाला काम करते थे। तो कभी मौका मिला इनको भी दुकान पर बैठने का, तो तितिमा करते रहते थे, कई गो लेंस जोड़ कर देखते थे एक साथ, फिर अलग अलग करके देखते थे। तो उन्हीं में एक अच्छा इनका फिगर दिखा जाए कि अरे इससे तो गुजर रहा है जो जीव बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसी से रॉबर्ट हुक ने ये सरल सूक्ष्मदर्शी बना दिया था। खैर आपका लेंस कौन होगा? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 25वां प्रश्न होगा, कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं,
एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। अब दोनों समझते हैं कि किस लेंस में कह रहा है, किस लेंस के द्वारा देखा जाए। तो देखिए लेंस में चलते हैं तो दो प्रकार का लेंस होता है। एक होता है उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस। दूसरा है अवतल लेंस, यह है अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखा जाए तो इसमें प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों बनता है। लेकिन इसमें देखा जाए ये अवतल लेंस में तो केवल प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा। देखिए तो आपका आंसर कौन होगा, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका ऑप्शन होगा बी, उत्तल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा 26वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ें, उस परावर्तन के नियम में क्या लिखा होता है, मतलब कौन सा संबंध बताया गया होता है, उसी संबंध के बारे में पूछा था। पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तीसरा आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो परावर्तन के नियम में सीधे कहा गया है प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम पढ़े होंगे, शायद आपको याद होगा। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा ये, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण तो बन ही नहीं सकता, ना अपवर्तन में बनेगा ना आपतन में बनेगा। ये आपतन कोण और विचलन कोण, विचलन कोण अलग हो जाता है। विचलन कोण बनता है कब, तो विचलन कोण प्रिज्म में बनता है। देखिए प्रिज्म है, इसे श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यह इधर मुड़ता है, फिर यहाँ से इधर मुड़ जाता है, प्रकाश के यहाँ हुआ मुड़ता रहता है। तो डॉट डॉट लाइन से जाता एक किरण, जो ये आपतित किरण हो गया, एक हो गया निर्गत किरण। तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो यहाँ पे कोण बनता है, यही कोण को बोलते हैं विचलन कोण। इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा से। तो इसमें तो होगा नहीं, विचलन कोण के बराबर कोण होगा नहीं, कोई नहीं। आपका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ए, आपतन कोण का बराबर परावर्तन कोण होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप नोट भी कर लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो थ्योरी बताया जा रहा है नोट कर लीजिएगा। ये आप चाहते हैं कि फ्री में पीडीएफ चाहे तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर लिंक को क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और पूरा पीडीएफ आपको एक स्थान पर मिल जाएगा। आपको अलग अलग कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जानकारी आपको मिल गया। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा या आकार पूछेगा, यही तो पूछ सकते हैं, या स्थान पूछेगा। तो ऑप्शन क्या है, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक, ये हमेशा सीधा होता है, हमेशा याद रखिए, हमेशा सीधा होता है, सीधा। अगर देखा जाए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। ये मुख्य ही विशेषता है इसका, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। तो पूछा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा कौन, सीधा। यदि प्रतिबिंब के बारे में नहीं पढ़े अच्छा से तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, दर्पण, और दर्पण को क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको दर्पण से बनने और पूरा प्रतिबिंब फिगर के साथ दिखाई देगा, कैसे उल्टा बनता है कैसे सीधा बनता है, आपको क्लियर रूप से उसमें बताया गया है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पूछा कि लेंस में फोकस कितने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 10th का 12th में भी भेज जाएगा और ब्रह्मा के फिजिक्स पढ़िएगा तो उसे मिल जाएगा। कह कि लेंस में मुख्य फोकस कितनी है, फोकस की संख्या कितने होते हैं। तो कोई भी लेंस लीजिए, देखिए हम एक पहले अवतल लेंस लेते हैं, ये अवतल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, इधर से बंद रखा, इधर से ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र O, इधर होता है F1 फोकस 1, ये होता है F2 फोकस 2। F1 और F2 फोकस 2 होते हैं,
इसको बोलते हैं 2f। ये इसको वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2 भी कर सकते हैं ऐसे, 2f2, 2f1, इसको 2f2। यदि वक्रता केंद्र होता है, ये हो गया फोकस, फोकस एक फोकस, ये फोकस दूसरा फोकस, दो फोकस, ये हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस देखा जाए तो ऐसे होता है उत्तल लेंस। तो ये वाला जो भाग है ना, ये पूरा करने वाला ये कोई ना कोई लेंस ही होगा, तो इसका केंद्र यहाँ होगा, ये वाला भाग होगा इधर वाला पूरा कर रहा है, यही पूरा कर रहा है, तो इसका केंद्र यहाँ होगा। तो दो को फोकस इसमें भी होता है, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ, बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र ओ कहते हैं। तो लेंस से मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये सही है। एक तो होगा नहीं, एक दर्पण में फोकस होता है, लेंस में नहीं। 3 नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है 29वां प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट कहिए या टॉर्च लाइट कहिए या गाड़ी का हेड लाइट कहिए, तीनों एक ही नाम से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सर्च लाइट कहिए, कौन कौन? सर्च लाइट या टॉर्च कहिए, टॉर्च कहिए, या कहेगा हेड लाइट, हेड लाइट। ये सब तीनों लाइट में जो परावर्तक का काम करता है, परावर्तक है, सर्च लाइट में परावर्तक का काम करता है ये अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण लेंस नहीं, इस तरह से होता है। देखिए, टॉर्च इस तरह होता है, सर्च लाइट खोजने वाला लाइट, इसमें यहाँ बल्ब होता है, ये बल्ब का जो प्रकाश निकलता है इधर ना जाए, इधर से उनको सीधे चल जाए, इधर ना जाए, इधर से उनको सीधे चल जाए, यहाँ से उनको सीधे चल जाए, तो प्रकाश को क्या कर रहा है? प्रकाश को परावर्तक कर रहा है और सीधे की ओर ले जाता है, सीधे को ले जाने का काम करता है। तो इसको कौन बोले? सर्च लाइट या टॉर्च कहेंगे या हेडलाइट कहेंगे। इसमें कौन सा लेंस हो गया, सॉरी कौन सा दर्पण? तो उत्तल, सॉरी ये हो गया अवतल दर्पण। ये दर्पण है अवतल दर्पण, तो किधर से पेंट रहता है किया गया, चमकने वाला भाग अंदर रहता है, बाहर भाग में पेंट रहता है, तो हो गया अवतल। अगर यही रहता परावर्तक रोशनी, ध्यान दीजिएगा, परावर्तक रोशनी, परावर्तक मतलब फैलाने वाला रोशनी, उसमें उल्टा होता है। देखिए, ऐसे रहता है परावर्तक रोशनी, इस तरह से ऐसे बल्ब लगा रहा है, इधर फैलाएगा, इधर फैलाएगा। तब परावर्तक रोशनी, सड़क के किनारे करके देखोगे एक ऐसा लाइट रहता है जो पूरा फैलता है, ऊपर से होता है, परावर्तक रोशनी होता है। तो परावर्तक में उत्तल हो जाएगा, परावर्तक रोशनी, सर्च लाइट नहीं रहेगा, परावर्तक रहेगा तो उसमें उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग है। चाहे कभी कभी देखे होंगे आप सड़क के किनारे, जैसे सड़क होता है, सड़क के किनारे किनारे इस तरह से संरचना बना होता है, ये बीच में ऊंचा होता है, इधर ढाल इधर ढाल इधर ढाल। क्या होता है कि जब गाड़ियां चलती है तो गाड़ी का लाइट इस पर जाता है, तो लाइट चमकता है, लाइट से चमकता है, चमकता है तो फैलाता है, लगता है कि बल्ब सेट किया गया है। तो यहाँ भी ये उत्तल ही रहता है, अवतल नहीं रहता, ये उत्तल रहता है। टॉर्च लाइट में कहेंगे या रोड के किनारे परावर्तक रोशनी, रोड के किनारे जो किनारा बना होता है वो लगा होता है दर्पण। देखिए, शहर में जाइएगा तो लाल लाल कलर से रंगा होता है ताकि ज्यादा चमके, उसमें अबरख का लेप लगा होता है। खैर छोड़िए, आपका आंसर हुआ अवतल। टॉर्च लाइट का है, टॉर्च लाइट का, टॉर्च का है या हेडलाइट का? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न होगा, ये आप लोग बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई टीचर भी आपसे पूछ देंगे रास्ते में चलते फिरते, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ऐसा समानता हम लोग देखते हैं सैलून में सब समतल दर्पण रखा जाता है, लेकिन दाढ़ी बनाने वाला प्रयोग होता है ये दर्पण अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में छोटे छोटे बाल को बड़ा करके दिखाने के गुण पाया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब जो बनता है, जो बड़ा प्रतिबिंब बना पाता है। अगर उत्तल दर्पण ले लिया जाए तो उत्तल दर्पण में कहीं बाल छूट जाएगा, कहीं कट जाएगा, पता नहीं चलेगा, जो छोटा सा तिल रहेगा या मस्सा भी रहेगा वो तो दिखाई नहीं देगा, कट जाएगा। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, पहले से छोटा है और छोटा बन जाएगा, तो हजामत बनाने वाले को दिखाई नहीं देगा, क्लियर तो सब होगा। लेकिन ये अवतल दर्पण में होता है जो नजदीक से देखने पर बड़ा बनता है प्रतिबिंब, तो छोटा छोटा भी रहेगा चीज तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, उसको दाढ़ी बनाने वाला हजामत अच्छा से देख लेगा और साफ सही से उसका काम करेगा। तो इसका आपका आंसर हुआ अवतल। क्यों हुआ सर? क्लियर है? आज का ये आखिरी प्रश्न था। हमारा यह वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा सहयोग आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम अच्छा से आप तैयारी करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को आप देखें, नोट्स चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ भी देखें, क्लिक कीजिएगा, वहाँ एप्लीकेशन होगा और एप्लीकेशन पर जाके डाउनलोड कीजिएगा, लॉगिन करिए, वहाँ फ्री PDF आपको मिल जाएगा एक स्थान से। अपने मित्रों तक भी इस बात को जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।